हेलो स्टूडेंट, मैं राजविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RRS सक्सीड विजन में। हमने जो सैलरी का चैप्टर स्टार्ट किया उसी को आगे लेके जाएंगे। जो आज की क्लास है वो आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट पे होगी। क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है? कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब वो रिटायर होता है तब जो कोई भी बेनिफिट देता है, जैसे ग्रेच्युटी 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 पेंशन और लीव इनकैशमेंट वगैरह दे दिए, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। आज हम इन तीनों का ट्रीटमेंट देखेंगे भी कैसे टैक्सेबल होते हैं। और पहले हम शुरू करते हैं ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी हमें पता है एम्प्लॉय कितने तरह के होते हैं, हमने पहले भी बताया था। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट, जिसको प्राइवेट भी बोल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या कौन से आगे? सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय, म्यूनिसिपल कमेटी। लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल का, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट को आपको पता ही है। अब इनको जो ग्रेच्युटी मिलती है वो क्या होती है? टैक्स फ्री होती है, ठीक है। और इनको मिलती है, उनको एग्जेम्पशन मिलती है कौन से सेक्शन में? 10 में। और सब सेक्शन क्या है? 10, ठीक है भाई। अब पहले हम गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। आज ये तो था सिंपल व्यू एक। अब गवर्नमेंट में आपको बता दें इसमें कौन से आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और लोकल अथॉरिटी का, ठीक है। लोकल अथॉरिटी। और इनको क्या होती है? इनको जो ग्रेच्युटी मिलेगी क्या होगी? टैक्स फ्री होगी। अगर ग्रेच्युटी देखो, या तो ग्रेच्युटी रिटायरमेंट वेले मिलेगी या ऑन, जब एम्प्लॉय काम कर रहा है, ऑन वाइल ड्यूटी, ठीक है। अब इनको नहीं, या तो रिटायरमेंट में वेले मिलेगी या डेथ, जब एम्प्लॉय की डेथ होगी, अगर उसने 5 साल किए हैं। डेथ वाले केस में तो वैसे कंसीडर नहीं होता। जब ग्रेच्युटी जब एम्प्लॉय की डेथ होगी तब। अगर उनके डेथ में किनको मिलेगी? उनके हाउस होल्ड मेंबर को, घर वालों को। घर वाले में कौन होगा? जो उसका लीगल हायर होगा, ठीक है, उनको मिलेगी। वो भी क्या हो जाएगी? टैक्स फ्री हो जाएगी। ये बताने का पर्पस क्या था? अगर उसकी डेथ होगी, अब दूसरा केस है उसमें ये टैक्सेबल होती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देखेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वेले। अब ये तो आपको पता चल गया भी गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है तो उसको ग्रेच्युटी क्या होती है? एग्जेम्प्टी होती है, चाहे उसको रिटायरमेंट में मिले चाहे एम्प्लॉय की डेथ समय मिले। अब ग्रेच्युटी में दो आ जाते हैं। अगर वो तो एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहा है वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर है, अगर वहाँ वो काम कर रहा है नॉट कवर्ड, ठीक है। एम्प्लॉय दो तरह के होंगे, मतलब हम अदर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं जो नॉन गवर्नमेंट हैं, जो नॉन गवर्नमेंट हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी
का ट्रीटमेंट दो तरीकों से होता है। जैसे पहला, वो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आता है, ठीक है, कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड ग्रेच्युटी एक्ट। अब ये ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? पहले तो इनको एग्जाम्पशन मिलेगी जो लीस्ट होगा, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। आपको न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे, सिंपल इसका ट्रीटमेंट ही बताएंगे कैसे होता है, आपको उसी से क्लियर हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पशन मिलेगी क्या? लिस्ट ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब क्या मिलेंगे? तीन कंडीशन है इनकी। पहला, जो एक्चुअल रिसीव हुई है ग्रेच्युटी, यहां भी जो एक्चुअल रिसीव्ड। और दूसरा क्या है? मैक्सिमम कितनी है? 10 लाख। यहां भी क्या है? भी 10 लाख मैक्सिमम कोटा। ठीक है। अब सी, इनमें डिफरेंस है दोनों में। क्या होगा? यहां पे क्या है? यहां पे लिखेंगे लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई। अब उसने जो सैलरी निकाली है लास्ट, उसकी लास्ट उसने जैसे जब रिटायरमेंट हुआ, मान लो 31 मार्च को रिटायरमेंट हुआ और 31 मार्च को जो मार्च मंथ में उसकी सैलरी होगी, तब उसको जो सैलरी होगी वो लेंगे इसमें लास्ट ड्रॉन ओनली 1 मंथ की। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जितने उसने कंप्लीट की हैं, नंबर ऑफ ईयर, किसके? सर्विस के, अपनी के। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पार्ट भी लेंगे, अगर वो 6 मंथ से पार्ट लेंगे, एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ठीक है। लास्ट ड्रॉ सैलरी, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मान लीजिए उसकी लास्ट ड्रॉ सैलरी 5000 थी और उसने 26 साल 7 मंथ काम किया, तो कितना लेंगे? 27। इतनी आ जाएगी यहां पे वैल्यू इसकी। ठीक है। अगर उसने 26 वर्ष और 7 मंथ काम किया है, ठीक है, तो उसको कितना गिनेंगे? 27 मंथ गिनेंगे ना, 27 ईयर, 27 साल। और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले में हम एवरेज सैलरी लेंगे। एवरेज सैलरी कितनी लेंगे? एवरेज सैलरी प्रीवियस 10 मंथ, प्रोसीडिंग 10 मंथ की, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, यहां पे पार्ट नहीं लेना, पार्ट लेना नहीं। और इससे पहले हम एक और, वो तो रह ही गया, हाफ मंथ सैलरी लेनी है लास्ट ड्रॉ 15/26। और इस वाले केस में क्या लेना है? 15/30। ठीक है। ये डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे 15/26
और लास्ट ड्रॉन सैलरी ओनली 1 मंथ की, कितने की, ओनली 1 मंथ की। और कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर, अगर उसने बोल दिया अभी वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रहा है एम्प्लॉय और उसने 26 साल और 6 मंथ और 3 दिन काम किया, 3 डेज, चलो 7 ही लिख देते हैं, 26 साल 7 मंथ काम किया है, तो कितने साल कंप्लीटेड ईयर यहाँ पे आ जाएगा 27, क्योंकि पार्ट अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो पार्ट लेंगे 27 साल बन जाएगा। अगर इस वाले केस में उसने यही लिख दिया 26 ईयर और 7 मंथ, तो ये 7 मंथ इग्नोर कर देंगे और कितने लेंगे 26। और इसमें लास्ट ड्रॉन, मान लीजिए उसकी लास्ट सैलरी कितनी थी 5000 और इसकी लास्ट सैलरी 10 मंथ की लेंगे, परसीडिंग 10 मंथ लास्ट ड्रॉन सैलरी, जैसे उसकी 5000 थी और उसको 10 से मल्टीप्लाई करके एवरेज कर देंगे। अब सोचोगे भी इसमें अगर 5 ही, इसमें भी तो 5 ही आया, तो 10 मंथ की सैलरी लेने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए उसकी मान लीजिए वो कितने में रिटायर हुआ, 31/5/2021 में रिटायर हुआ, ठीक है। और उसकी 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ गई थी, 1 अप्रैल 2021 से सैलरी उसकी मान लीजिए 50,000 हो गई थी, ठीक है। और 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक उसकी सैलरी कितनी थी, 45,000 थी। अब क्या सेम आएगा 10 महीने का, नहीं। अब 2 महीने तो इसमें होगी, 31 को 1 मंथ इसका, 1 इसका, 2 इसके, कितनी होगी 1 लाख तो ये होगी, और 45,000 8 महीनों की इसकी ले लेंगे, प्लस जो इसकी 45,000 मल्टीप्लाई 8 और जो सैलरी आएगी उसको 10 से डिवाइड करके जहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें जो लिखा हुआ है ना सैलरी, अब ये था ट्रीटमेंट ग्रेचुटी का। अब बात करते हैं जो सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे तो सैलरी का मीनिंग क्या रहेगा, ओनली बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इफ रिटायरमेंट ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन रहेगा अगर वो परसेंटेज, ठीक है, फिक्स ऑन परसेंटेज, ठीक है भाई। अब ये तो था ट्रीटमेंट ग्रेचुटी का, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। पता है क्या, बुक में ये नहीं लिखा होता, उन्होंने सिंपल लिखा था लास्ट ड्रॉ सैलरी और एवरेज सैलरी। अब कंप्लीटेड ईयर आपको यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है, अभी कैसे निकाले, आपको पता चल जाएगा। अब आप जब ग्रेचुटी का निकालेंगे, अगर उसको मान लीजिए 7 लाख ग्रेचुटी रिसीव हुई एक्चुअल, ठीक है 7 लाख। अब 7 लाख ये होगा, ये निकाल के अगर आपका कितना है, मान लीजिए ये निकाल के आपका 5 लाख आया और ये 10 लाख तो है ही, ठीक है। ये 10 लाख, ये 5 लाख और 7 लाख, इसमें से कौन सी एग्जाम्पशन लेनी है, जो लिस्ट है, लिस्ट क्या है 5,000, 7 में से टैक्सेबल कितनी होगी, 7 लाख तो उसको मिली थी, अब 5 उसको निकाल दी, अब कितनी टैक्सेबल रहेगी 2 लाख, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये नोट्स बना सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। आप कहोगे भी ग्रेचुटी एक्ट तो लिखाया ही नहीं, कौन सा होता है, इसको पूरा बोलते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, जे इसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ये एक्ट कितना है,
ठीक है, इतना इसको, इसके अंडर होता है एम्प्लॉय कवर। अब बात करते हैं पेंशन की। पेंशन, पेंशन दो तरीकों से मिलती है, या तो पेंशन अनकम्यूटेड रहेगी या रहेगी कम्यूटेड। ठीक है भैया। अब अनकम्यूटेड तो फुली टैक्सेबल होगी, फुली टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट निकालेंगे। ये टैक्सेबल हो जाती है और इसमें हमें रिलीफ मिल जाता है अंडर सेक्शन 89। ठीक है, रिलीफ मिल जाता है 89 के अंडर। अब बात हम इसी की करेंगे। ये तो आपको बता दिया टैक्सेबल है। अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड कौन सी होती है? जैसे मंथली, जिस इनको मंथली, मंथली भी बोल सकते हैं, मंथली पेंशन। जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है उसको जो मंथली पेंशन लग जाती है वो तो टैक्सेबल रहती है और वो रिलीफ ले सकता है 89 सेक्शन के अंडर। अब बात करते हैं कम्यूटेड की। बहुत ही इजी है, अच्छे से पता चल जाए कम्यूटर। अब बात करते हैं, दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को इसमें भी भैया एग्जाम्पशन ही मिलेगी। कितनी मिलेगी? फुली एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे एम्प्लॉय की। अब पहले जो हमने ग्रेचुटी का किया था उसमें एक पॉइंट रह गया। जो ग्रेचुटी की है अभी हमने बता दिया था, अभी अगर ग्रेचुटी कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई, ठीक है, डेथ होगी, अगर वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नील हो जाएगी, टैक्स फ्री है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एम्प्लॉय था तो उस वाले केस में अगर कोई भी ग्रेचुटी मिलती है इन केस ऑफ डेथ, उसके किसको मिलेगी? लीगल हायर को मिलेगी। वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, फुली टैक्सेबल। उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन उसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है भैया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये पॉइंट रहेगा था। अगर ग्रेचुटी के केस में अगर एम्प्लॉय की डेथ होगी उसको लीगल हायर को मिलेगी, उसकी जो अमाउंट ग्रेचुटी की वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ये ध्यान में रखना बात। अब बात करते हैं पेंशन की। पेंशन में बता दिया अनकम्यूटेड तो टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल है। अब जो कम्यूटेड पेंशन है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी टैक्स फ्री है, कम्यूटेड पेंशन। अब कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं अदर एम्प्लॉय को। अदर एम्प्लॉय जो नॉन गवर्नमेंट नहीं है वो दो तरह की सीरीज में होंगे। जैसे अगर उनको ग्रेचुटी मिलती है, ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है, इफ नॉट रिसीव, ठीक है भाई, अगर उनको ग्रेचुटी रिसीव होती है, अगर नॉट रिसीव, अगर भाई देखो ग्रेचुटी रिसीव हुई, हमें पता है उसको ग्रेचुटी की भी एग्जाम्पशन मिलेगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको 1/3 ही देगी। अगर उसको ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई, उसकी एग्जाम्पशन नहीं ली उसने, तो उसको कितना मिल जाएगा? उसकी हाफ। किसका हाफ मिलेगा? पेंशन का। पेंशन क्या रहेगी? फुल पेंशन, फुल। ये बताता हूँ आपको, यहाँ पे भी पेंशन कौन सी रहेगी? और फुल रहेगी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पशन मिल जाएगी उनको, 1/3 ऑफ पेंशन की क्या मिल जाएगी? एग्जाम्पशन। यहाँ पे कोई लिस्ट वगैरह नहीं होगा, सिंपल बस इतनी मिल जाएगी एग्जाम्पशन, इसको भी इतनी मिल जाएगी। क्या रहेगा ट्रीटमेंट इसका? मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो रिटायर हुआ, उसको पेंशन
3,000 पेंशन लगी मंथली, ठीक है, पेंशन लगी मंथली, कितनी लगी 3,000, दोनों वाले केस देख लेते हैं। अब उसने इसका 75% हिस्सा कम्यूटेड करवा लिया, क्या करवा लिया, कम्यूटेड। इसका भी 75% हिस्सा क्या है, कम्यूटेड करा लिया। अब पहले हमने ये निकालना पेंशन, पेंशन कैसे निकालेंगे, क्या 3,000 रुपये मिलेगी 1/3, नहीं जी। अब अगर उसने करवा लिया 75% कम्यूटेड करवा लिया, उसको कितना मिला, मान लीजिए उसको 50,000 मिला, ठीक है, यहां भी उसको कितना मिला, 50,000 कम्यूटेड का। अब 75,000 मिला कम्यूटेड पेंशन, 75% कम्यूटेड पेंशन करवा के कितना मिला, 50,000। अब हमें इसका 100% निकालना होगा फुल। 50,000 का 100% कैसे निकालेंगे, 50,000 कितना है, 75% है, तो 100% निकाल देंगे। 25, इसकी वैल्यू और लेते हैं, 60,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना मिला 60,000, ठीक है। अब काट देंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 1 तिया 20 तिया 60, और कितना मिल गया उसको, 80,000, ठीक है। यहां भी सेम ही रहेगा, 60,000 मिली, 75% थी, 100% के लिए कितना चला जाएगा, 3 4 25 पे काटा, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 20 तिया 60, ये कितनी है, 1 2 3, 80,000 आ गया, ठीक है टोटल। ये तो आ गई फुल पेंशन 80,000। अब इसका कितना 1/3 कैसे निकालेंगे, 1/3 80,000 का, जो जितनी वैल्यू आ गई, इतनी आ जाएगी कुछ, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही 1/2 मल्टीप्लाई 80,000, फुल का निकालना, इसकी कितनी आ गई 40,000। अब देखो भाई सेम अमाउंट थी, यहाँ पे उसको कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, 26,607 रुपए, जहाँ पे 40,000। अब किससे निकालेंगे, जैसे उसको मैंने आपको बताया भी 60,000 उसने कम्यूटेड करवाया, 75% हिस्सा था, अमाउंट कितनी थी 60,000। अब 60,000 से यहाँ पे 40,000 निकाल कर कितनी टैक्सेबल आ जाएगी, 20,000। और इस वाले केस में 60,000 से ये निकाल के कितनी टैक्सेबल आ जाएगी, 3 3 3 3 और 5 से 3 इतनी आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको पेंशन का भी अच्छे से पता चल गया होगा। कुछ नहीं है इसमें, कुछ कोई मुश्किल नहीं है, जितनी पेंशन वहां पे लिखा होगा, अभी उसने सिंपल उस वहां पे लिखा होगा अभी कोई एम्प्लॉय है आर, वो रिटायर हुआ, उसको मंथली पेंशन 5,000 लग गया, उसने उसका 25% 30% जितना भी हिस्सा कम्यूटेड करवाया होगा, वहां पे उसकी अमाउंट जरूर लिखी होगी, जो अमाउंट होगी उसके हिस्से जितना परसेंट होगा, मान लीजिए उसने 25% कम्यूट करवाया है और उसकी अमाउंट लिखी हुई है 75,000, तो क्या लिखेंगे 25% नीचे लिख देंगे। अब 25 चौका 100, 3 लाख आ गई सैलरी ऐसे, ठीक है, 3 लाख एग्जाम्पशन मिल जाएगी, नहीं 3 लाख फुल पेंशन आ गई, उसका 1/3 1 लाख ऐसे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कंप्यूटेड और अनकम्प्यूटेड पेंशन का भी। अब जो आपका इसको काफी मुश्किल माना जाता है, लीव इनकैशमेंट, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, अगर आप इसको बुक में देखोगे ना, अगर आप इसको बुक में देखोगे तो आपको 100% श्योर, मैं श्योर कह सकता हूं कि आपको पता ही नहीं चलेगा अभी क्या ट्रीटमेंट है। अब आप इस लेक्चर को देखोगे, इस वीडियो के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगी इसकी भी कैसे ट्रीटमेंट होता है।
देखो भाई, लीव इनकैशमेंट क्या होता है? लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है कोई एम्प्लॉई है, उसके एम्प्लॉयर ने उसको कह दिया अभी आपको 1 साल में जो 60 हॉलीडेज आपको मिलेंगे, कितने? 60 छुट्टियां मिलेंगी। अब भी एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय ने 20 छुट्टियां की साल में, अब उसको कितनी 40 बाकी पड़ी है ना, जा तो वो छुट्टियां ले लेगा, जा उसको कैश करवा लेगा, उसको क्या बोलते हैं? लीव इनकैशमेंट। ठीक है। अब अगर उसने यह लीव इनकैशमेंट करवा ली ड्यूरिंग सर्विस, ठीक है, ड्यूरिंग सर्विस में ही करवाई है, जैसे उसको 4-5 साल हो गए काम करते को और उसकी छुट्टियां बन गई, मान लीजिए 500 छुट्टी बन गई, अगर उस 5 छुट्टियों के जैसे 20 पर डे के हिसाब से जैसे उसको सैलरी मिलती है उसके हिसाब से मान लीजिए उसको 1 लाख मिल गया, ठीक है, तो क्या ये होगा? ड्यूरिंग सर्विस ये फुली टैक्सेबल होगा, इसका क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा अंडर सेक्शन 89, रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, पर टैक्सेबल होगा फुली। अगर वो रिटायर हुआ है, रिटायरमेंट वेले मिली है उसको, ठीक है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? अगर वो रिटायर हुआ है, अगर भाई वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हमने पहले ही बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये क्या हो जाएगी? फुली एग्जैम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। अदर एम्प्लॉय की बात करते हैं हम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या है? फुली एग्जैम्प्ट। अब अदर एम्प्लॉय जो बाकी रिमेनिंग एम्प्लॉय उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जैम्प्ट, ठीक है। क्या लिखा है? लिस्ट ऑफ, जो मैं लिखूंगा उसके आगे जो होगा उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। इसकी पहली जो एक्चुअल रिसीव हुई है, एक्चुअल लीव इनकैशमेंट, जो एक्चुअल रिसीव हुई है उसको रिसीव्ड, ठीक है। अब दूसरा, टेन मंथ एवरेज सैलरी, ठीक है, 10 मंथ एवरेज सैलरी। और तीसरा अमाउंट जो स्पेसिफाई किया गवर्नमेंट ने, अमाउंट स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, कितनी है वो? 3 लाख है, 3 लाख। अब चौथा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही यहाँ पे ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है अभी कैसे निकला जे, इसकी हम एक एग्जांपल लेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर, ठीक है। इसमें क्या लेने हैं? कंप्लीटेड ईयर ही लेने हैं, कंप्लीटेड ईयर्स, पार्ट को लेंगे, पार्ट को नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। क्या है? कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर कंप्लीटेड ईयर लेने हैं, ठीक है। ये नहीं काटना था, ये तो आप लिख लो 1 मिनट। कंप्लीटेड ईयर्स, पार्ट को क्या लेना नहीं, अब इसको लिख लो। अब सैलरी का मीनिंग क्या रहेगा? सैलरी का इसमें मीनिंग क्या रहेगा? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है, ये दोनों ही लेंगे, इसमें वो नहीं लेंगे,
टर्नओवर, ये देख लेना। आई होप आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको बता देंगे दोनों में, डेज में भी और मंथ में भी। यहां पे एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, लिखा हुआ मिस्टर एक्स रिटायर फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड आफ्टर कंप्लीशन, कोई कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड आफ्टर कंप्लीशन कहना 20 साल उसने काम किया और 7 महीने, 20 साल 7 महीने। अब उसकी कहना सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितनी थी, 9,000। अब पीरियड ऑफ सर्विस उसने 20 साल 7 मंथ काम किया। अब लीव इनकैशमेंट मिला उसको, कितना मिला, 1,44,000। अब लीव अवेल्ड की उसने 14 मंथ की, अनअवेल्ड लीव 16 मंथ। ठीक है। एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ प्रोसीडिंग रिटायरमेंट 8800। कंप्यूटर लीव इनकैशमेंट। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, हमने ओनली टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है। पहले तो लिखेंगे लीव इनकैशमेंट कितना मिला, रिसीव्ड कितना मिला, 1,44,000। जहां पे लिख दो टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। अब यहां पे लेस कर देंगे क्या, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग क्या हो जाएगा, जो यहाँ नीचे से कम है वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। पहले तो हमने पहली क्या, कौन सी अमाउंट लिखनी है, जो एक्चुअल रिसीव हुआ है। एक्चुअल रिसीव कितना हुआ, 1,44,000। ठीक है। बी पॉइंट क्या था, 10 मंथ एवरेज सैलरी हमें निकाल के ही दी हुई है, कितनी है 10 मंथ एवरेज सैलरी, 88,000। एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ की है, कितनी एवरेज सैलरी कितनी है, 8800। हमने कितनी लेनी है, 10 मंथ की, कितनी आ गई, 88,000। अब सी मैक्सिमम कितनी कह रही है गवर्नमेंट, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, गवर्नमेंट कह रही है 3 लाख। अब ये पॉइंट है भाई मेन है। इस पॉइंट में क्या होता है, हमने पहले ही बता दिया, हम निकाल के ही बता देते हैं आपको कैसे निकालेंगे। देखो भैया, हमारी गवर्नमेंट कह रही है अभी 30 दिन 30 दिन लेने हैं, कितने दिन, 30 दिन। बेसिस ऑफ जो उसकी सैलरी होगी उसको 30 दिन में लेने। मैक्सिमम जे कितनी है, जे एम्प्लॉय को इतनी छुट्टियां ले सकता है। ठीक है। एक साल में कितनी बेल कर सकता है, एक साल में 30 दिन। अब भैया उसने कितने दिन काम किया, हमारी गवर्नमेंट, कहाँ गया वो कहाँ गया, हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है, यहां पे कैश इक्विवेलेंट लिखना है, जो अनअवेल्ड लीव हुई थी, कैश इक्विवेलेंट अनअवेल्ड लीव फॉर मैक्सिमम कितनी लिखी थी, मैक्सिमम 30 डेज कंप्लीटेड ईयर। अब बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आपको भाई, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं कितनी अवेल कर सकते हो आप, कितनी छुट्टियां एक साल में अवेल कर सकते हो, मैक्सिमम 30। ठीक है। अब कितने साल काम किया, 20 साल 7 महीने। हमने पहले ही बता दिया, पार्ट को अपन इग्नोर कर देंगे, हम पार्ट्स को। कितने साल काम किया, 20 साल। अब कितनी हुई उसकी, 600 छुट्टियां हुई। उसने पूरी सर्विस में कितनी छुट्टियां कर सकता था, 600। अब हमें मंथ में दी हुआ है तो मंथ में निकाल लेंगे। अब उसने मंथ में कितने, एक मंथ में कितने दिन है, 30। अब कितने मंथ उसने छुट्टियां ले सकता था, 20 मंथ ले सकता था। अब उसने छुट्टियां जो अवेल की है एम्प्लॉय ने, वो कितनी की हैं, अवेल्ड कितनी की है उसने, जो लीव इनकैशमेंट अवेल की हैं 14 मंथ की।
अब जो उसने अनअवेल किया है, यहाँ पे लिखा ना कैश इक्विवेलेंट अनअवेल्ड, अनअवेल्ड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अनअवेल्ड कितनी की है 6 मंथ की, पता चला। अब गवर्नमेंट कह रही आप भाई 20 मंथ आप छुट्टियां कर सकते थे, उसने कितनी की 14 मंथ की है, और उसने 6 मंथ और कर सकता था ना छुट्टी, 6 मंथ और कर सकता था, लेकिन उसने की नहीं। गवर्नमेंट कहती है आपको जो 6 मंथ की छुट्टियां पेंडिंग थी उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। 6 मंथ की और कितनी जो एवरेज सैलरी होगी मल्टीप्लाई 8800, ये कितना आ जाएगा 52,800, पता चला। देखो भाई हमारी गवर्नमेंट कह रही है आप 30 दिन एक साल में छुट्टियां कर सकते हो, 30 दिन एक साल में 30 दिन, और कितने साल उसने काम किया 20 साल। हमारी गवर्नमेंट कह रही है आप 600 दिन छुट्टी कर सकते थे, और मंथ में कितनी 20 मंथ, और वो बंदे ने अवेल किए 14 मंथ। अब वहां पे तो लिखा है अनअवेल्ड लीव 16 मंथ, लेकिन आपने ये नहीं देखना, अब वो लिखा हुआ भी उसने अवेल कितनी की 14 मंथ, अब वो और छुट्टियां कितनी कर सकता था, हमारी गवर्नमेंट करी 6 मंथ कर सकता था, 6 मंथ की उसको एग्जाम्पशन मिल गई, 6 मंथ मल्टीप्लाई 8800 कितनी आ गई 52,800। अब इनमें से जो कम है क्या यही है, तो इसकी क्या हो जाएगी 52,800 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, और टैक्सेबल कितनी आ गई रिमेनिंग, इसमें से 200 और 3 में से 1 और 4 में से 5 गए 91,000, ये टैक्सेबिलिटी आ गई, ठीक है। अगर यही हम डेज में निकालते, अब आप बोलो सर डेज में ही निकाल दो, तो डेज में कैसे है वही 30 दिन उसने 30 दिन सरकार के लिए 30 दिन काम कर सकते हो, 20 छुट्टियां, 30 छुट्टियां 20 साल काम किया 600 आ गया। अब उसने अवेल कितनी की 14 मंथ की, 14 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया, उसने 420 छुट्टियां कर ली। अब उसकी पेंडिंग कितनी छुट्टियां पड़ी थी 80, 180 पड़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पे तो भैया हमें बाद में करना ही पड़ता है मंथ में, ठीक है। 180 यहाँ पे लिख सकते हो आप, कहाँ यहाँ पे 180 एक मंथ में कितनी 30, और कितनी एवरेज सैलरी है 8800, वही बात आ गई 8800, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये भी। ये था हमारा लीव इनकैशमेंट का, जो अक्सर बच्चों में काफ़ी दिक्कत पाई जाती है इस टॉपिक पे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को एक तो सब्सक्राइब करें भैया, और दूसरा इस वीडियो को जो देखते हो ना पूरा देखा करो, और इस वीडियो को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो बच्चा BCom कर रहा है, MCom कर रहा है, CA कर रहा है, उनके पास तक ये वीडियो तो पहुँच जाए। सो ये क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं हम अगले सेशन में, थैंक यू।